गाइस, दिस इज़ नरेंद्र सिंह और मैं आपके सामने कक्षा 11 का इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक इंट्रोडक्शन, पार्ट फर्स्ट। एक बात आपको बता दूँ कि इस बार पहली बार कक्षा 9th और कक्षा 11th के सब्जेक्ट में चेंज किया गया है। उनकी किताबें बदल दी गई हैं, उनका पाठ्यक्रम बदल दिया गया है और इस बार कक्षा 11 में इकोनॉमिक्स विषय में 2 किताबें आपको पढ़नी होगी, जिसमें जो पहली किताब है वो सांख्यिकी से संबंधित है, स्टैटिक्स से संबंधित है और उसी का पहला वीडियो लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। किसका परिचय? इकोनॉमिक्स में जो सांख्यिकी का परिचय है वो, उसका पहला पार्ट, पहला लेसन मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। आप पहली बार मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस नरेंद्र सिंह करके चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत लगातार मिलती रहे। और एक बात और, वीडियो को कहीं भी पॉज नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को बीच में पॉज कर देंगे और स्किप कर देंगे तो आप पूरा लेक्चर नहीं समझ पाएंगे और आने वाले वीडियोस में आपको समस्या आएगी। इसलिए लगातार कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहें। देखिए, इसमें जो पहला आज हम पढ़ेंगे वो है अर्थशास्त्र क्यों। चूँकि स्टूडेंट्स आप पहली बार इकोनॉमिक्स को 11th में अपना एक अनिवार्य विषय के रूप में आपने इसको सिलेक्ट किया है, तो इसलिए मेरा बताना आपको ये ज़रूरी है कि अर्थशास्त्र क्यों, या मैं कहूँ कि अर्थशास्त्र क्या है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा आपने कक्षा 10 में अध्ययन भी किया होगा, फिर भी उसके बाद अर्थशास्त्र में क्यों, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपभोग, उत्पादन और वितरण। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, चौथे नंबर का इसमें जो हम पढ़ेंगे सांख्यिकी क्या है और उसके बाद सांख्यिकी क्या करती है। इस प्रकार इस पूरे पाठ के अंदर 5 टॉपिक्स को समाहित किया गया है। हम कोशिश करेंगे एक एक करके ये पूरे टॉपिक आपको क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करें अर्थशास्त्र क्यों। देखिए, एडम स्मिथ नाम के अर्थशास्त्री हुए थे जिन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। बिल्कुल। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल करके एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में ये मनुष्य का अध्ययन करता है। ठीक है, ये परिभाषाएं दी गई है, लेकिन हम कैसे समझें इसको। हम ये समझते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई व्यक्ति, कोई परिवार कोई कार्य करता है, उसके आम जीवन के जो सामान्य कारोबार है, किन्हीं वस्तुओं को खरीदना होता है, किन्हीं वस्तुओं को बेचना होता है, किन्हीं वस्तुओं का क्रय करना, विक्रय करना, उत्पादन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किस में शामिल होती हैं? ये अर्थशास्त्र में शामिल होती है। ये किस में शामिल होती है? अर्थशास्त्र में। और इनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कनेक्शन होता है। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि अर्थशास्त्र क्यों। आपको समझ में आया होगा कि जीवन के सामान्य कारोबार से संबंधित, यानी कि हमारे जीवन में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है। अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी वस्तु को क्रय करने से संबंधित समझो, किसी वस्तु को विक्रय करने से संबंधित समझो, जितनी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, आर्थिक क्रियाएँ होती है, वो अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक होती है और इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। मैं आपको एडम स्मिथ के बारे में बताता हूँ। एडम स्मिथ कौन थे? इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद कर लीजिए इसको आप अच्छे से। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के साथ साथ आपके दिमाग में एक और चीज़ आनी चाहिए कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को क्या मानते थे? एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्र, कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर धन से संबंधित, वेल्थ से संबंधित अध्ययन होना है तो वो किसके अंदर में होना है? अर्थशास्त्र। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल, जिनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, जिनको आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, वो थोड़ा अलग कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र।
क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और वैसे तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है, और ये कहा भी जाता है कि जहाँ 5 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहाँ 6 परिभाषाएं निकल कर आती हैं। लेकिन आज हमारा जो ये पार्ट है, हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा, ये कहीं ना कहीं इस अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है इसके ऊपर टिका हुआ है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि अगर हम कोई चीज़ को क्रय करते हैं, किसी चीज़ को विक्रय करते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आर्थिक क्रिया करते हैं, तो उनका संबंध हमारे अर्थशास्त्र विषय से होता है, और इसीलिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है। आप अपनी नज़र को थोड़ा सा यहाँ लेकर आए। क्या लिखा हुआ है? उपभोक्ता। क्या लिखा हुआ है? उपभोक्ता। आपके दिमाग में चीज़ क्लिक होनी चाहिए, व्हाट इज, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो व्हाट इज उपभोक्ता, और अगर क्लियर कहूँ तो व्हाट इज कंज्यूमर, या हु इज कंज्यूमर, उपभोक्ता। जब भी हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक, कर्मचारी, नियोक्ता, आर्थिक क्रियाएं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आपके इसके बारे में क्लियर नहीं होते हैं तो इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, जो आगे का आने वाले चैप्टर्स हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए? उपभोक्ता क्या है। जब भी आप किसी वस्तु का क्रय करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? उपभोक्ता बन जाते हैं। क्रय आप क्यों कर रहे हैं? या तो आप अपनी स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं की आवश्यकताओं को तृप्त करना चाहते हैं, या आप वो वस्तु अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हो। कोई भी वस्तु हम इन 3 कारणों की वजह से करते हैं। कोई भी वस्तु हम इन 3 कारणों की वजह से क्रय करते हैं, या तो हम अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, या अपने परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को हम गिफ्ट में देते हैं। जब हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? उपभोक्ता बन जाते हैं। उसके बाद विक्रेता, बहुत सिंपल है। जब भी हम किसी वस्तु को आर्थिक लाभ के लिए बेचते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? विक्रेता कहलाते हैं, सेलर्स कहलाते हैं। उसके बाद है उत्पादक। जब भी हम किसी वस्तु को अपने आर्थिक लाभ के लिए उसका उत्पादन करते हैं। उत्पादन कैसे करेंगे? देखो, उत्पादन करेंगे जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो खेत में फसल का उत्पादन करता है, तो उत्पादक करना। कोई सेवा देने वाला, सेवा प्रदाता हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, या कोई विनिर्माता हो सकता है। ये के सारे अगर अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? उत्पादक बन जाते हैं। उसके बाद है कर्मचारी। जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था में, मेरा मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में, अपने एक निश्चित पारिश्रमिक लेकर के काम करता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है, कोई सेवा का उत्पादन करता है, तो वो क्या कहलाता है? कर्मचारी। इसके बाद है नियोक्ता। ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं। ये लोग एक निश्चित पारिश्रमिक लेकर के किसी व्यक्ति को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? नियोक्ता कहलाते हैं। इसके बाद है आर्थिक। ये जो सारी चीजें हो रही थी, यहाँ पर उपभोक्ता कर रहा था, विक्रेता कर रहा था, उत्पादक कर रहा था, कर्मचारी कर रहा था, नियोक्ता कर रहा था। ये सारे के सारे कार्य आपको पता किसके लिए हो रहे थे? आय के लिए हो रहे थे, या यूँ कहें कि प्रॉफिट के लिए हो रहे थे। किसके लिए हो रहे थे? लाभ के लिए। कोई अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी सामान को बेच रहा है, विक्रेता है, कोई किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, कोई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहा है, इसी प्रकार से नियोक्ता। ये सब के सब लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं? लाभ के लिए। और इनके द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, जितनी क्रियाएं की जा रही है, चूँकि वो किसी लाभ के लिए की जा रही है, इसलिए क्या कहलाती है? ये कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। आपको समझना चाहिए कि वे सभी क्रियाएं जो आर्थिक लाभ के लिए की जाती है वो क्या कहलाती है छात्रों? आर्थिक क्रिया। क्लियर है चीज? ओके।
अब जब हमको ये पता लग गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, वितरण हो रहा है और उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, नियोक्ता अपनी सर्विस को उपलब्ध करवा रहा है, इन सब चीज़ों को सारांश के रूप में लें हम, तो हमारे सामने अर्थशास्त्र की एक डेफिनेशन निकल कर आती है, एक परिभाषा निकल कर आती है। वो बहुत ही आसान है और बहुत ही शुद्ध है एकदम। अगर इस डेफिनेशन को आपने याद कर लिया, अगर इस परिभाषा को आपने समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपका आधा काम हो गया। ये डेफिनेशन का एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको अर्थशास्त्र का परिचय कराएगा। इसलिए आप इस पर फोकस रखें और ध्यान दीजिए। व्यक्ति और समाज, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, अपन एक एक वर्ड को देखते हुए चल रहे हैं। व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। हमारे को समझ में आ रहा है कि अर्थव्यवस्था के दो किरदार हैं, एक कौन? व्यक्ति, और व्यक्तियों के द्वारा ये बनाया गया समाज। क्या समझ में आ रहा है? अर्थव्यवस्था के दो किरदार हैं, पहला कौन सा है? व्यक्ति, और दूसरा क्या है? समाज। समाज किसके द्वारा बनता है? व्यक्तियों के द्वारा। ध्यान रहे, वो लोग अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं, समाज की अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम देखते हैं वो क्या करते हैं। तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरित करने के लिए, पहला क्या पढ़ा? व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने इसमें? एवं नहीं, तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु, किस हेतु? उपभोग हेतु, जो आपने पढ़ा था उपभोक्ता करता हो, वितरित करने के लिए इसका चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चुनाव। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका चुनाव कैसे करें? इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग यानी किसी एक ही संसाधन के, किसी एक ही वस्तु के बहुत सारे उपयोग हो, वो वाले अल्प संसाधनों, संसाधन कैसे हैं? अल्प है यानी कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके। कहाँ से बात शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताएं पूरा करते हैं, और वहां से शुरू होती हुई बात कहाँ चली जाती है? हमारी उत्पादन तक। इस दरमियान आपने क्या देखा? अगर मोटा मोटा इसको देखें तो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं हैं कुछ, वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? उपभोग करता है। उपभोग के लिए क्या करता है? वितरित करता है। क्या वितरित करता है? जो अल्प संसाधन है उनका प्रयोग करता है, उसके लिए उत्पादन होता है। आपको एक बार देखने में डेफिनेशन थोड़ी क्लिष्ट लगेगी, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे, इसके एक एक वर्ड पे गौर करेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। और एक बार समझ में आने के बाद में हो सकता है आपको लाइन टू लाइन याद नहीं रहे, लेकिन इसका जो सारांश है, इसका जो उद्देश्य है इस परिभाषा का, इसमें क्या छुपा हुआ है, वो आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्ति और समाज, कौन कौन? व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें? ये समस्या है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे आगे, मुख्य आर्थिक समस्या, मुख्य आर्थिक समस्या यही है, चयन की समस्या होती है, यहाँ भी आ रही है। चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का, देखो अल्प, ये भी गौर करना है, वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधन, संसाधन क्या है? अल्प है, और उनका वैकल्पिक प्रयोग हो रहा है, समस्या यही तो है। उनका प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके। अर्थशास्त्र इसका क्या है? अध्ययन है छात्रों। अध्ययन किसका है? देखो आपने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ो, इसको लिख लो आप अपनी नोटबुक में, इसको बार बार पढ़ो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम इसका पहला टॉपिक पढ़े, अर्थशास्त्र क्यों। हमारे जीवन में जो आम कारोबार होता है, पर डे की जो चीज़ें होती है, पर डे की जो एक्टिविटीज होती है, वो अर्थशास्त्र में कहीं न कहीं
हर कदम पे हमारे लिए आवश्यक होती है और इसलिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उपभोग, उत्पादन और वितरण, इनके बारे में आपने अध्ययन किया। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? चूंकि ये किताब ही क्या है? सांख्यिकी है। पूरी की पूरी बुक में हम सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे, लेकिन हमारे को थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि आखिर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन और क्या काम आएगी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी किस प्रकार से योगदान देगा, कहाँ कनेक्शन है, अर्थ इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का कहाँ पर आपस में इंटर रिलेशनशिप है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे चारों ओर जो मेन समस्याएं हैं वो हम देखते हैं। गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं से हम निजात कैसे पाएँ, इन समस्याओं को कंट्रोल कैसे करें, इनके लिए नीतियाँ कैसे बनाएं, पॉलिसीज़ का निर्माण कैसे हो, गवर्नमेंट को ख्याल कैसे आए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है? हम कह रहे हैं कि साहब देश में गरीबी बहुत है, कह रही हम, हमारे कहने से कौन मान लेगा गरीबी बहुत है? तो इसके लिए डेटा कलेक्शन करने पड़ेंगे, आंकड़े जुटाने होंगे हमको, चाहे वो आंकड़े मात्रात्मक हो चाहे गुणात्मक हो। अब आप सोच रहे हैं मात्रात्मक और गुणात्मक ये क्या नई बीमारी है? समझ में आएगी ये बीमारी, इसका इलाज कर देंगे हम आने वाले वक्त में। तो ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें कि देश में बेरोजगारी बहुत है, ठीक है, बेरोजगारी बहुत है, कैसे मालूम? इसके लिए आपको आंकड़ों का संग्रहण करना होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण करना होगा, उन आंकड़ों का एनालिसिस करना होगा, उन आंकड़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, अलग अलग करना होगा। उसके बाद में उस रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा, उस रिजल्ट को गवर्नमेंट के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। गवर्नमेंट उसके बाद में या बड़े इकोनॉमिक्स जो हैं, नीति निर्माता है, वो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए पॉलिसीज़ का निर्माण करेंगे। अब आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का योगदान क्या है। और आने वाले पाठों में जैसे जैसे हम 1 बाय 1 करके चैप्टर्स को क्लियर करते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से पता पड़ जाएगा कि वास्तव में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का योगदान क्या है। अगर सिंपल सा एक लाइन में आपको बताऊं तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का उपयोग उनके आंकड़ों को संग्रहण करने के बाद उनके द्वारा नीति निर्माण करने में आता है, इसलिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग है। सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी, अगर आपने 10वीं क्लास तक हिंदी अच्छे से पढ़ी है और नहीं पढ़ी है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इनके शब्दों से ही पता पड़ रहा है हमको कि इसमें संख्याएं हैं, अंक है, डेटा है, आंकड़े हैं। और इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक तथ्य होते हैं वही आंकड़े कहलाते हैं। उन्हीं को आधार पर हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में उनका इस्तेमाल करते हुए विभिन्न विधियों से, विभिन्न तरीक़ों से हम रिजल्ट तक पहुँचते हैं, एक परिणाम तक पहुँचते हैं। सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी जो करती है वो अभी आपने इस टॉपिक में और इस टॉपिक में, यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और सांख्यिकी क्या है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आपको इसको एक बार फिर से पूरा का पूरा सारांश के रूप में आपको बता दूँ, क्योंकि ये पहला पार्ट है, हमारा पहला ही टॉपिक है, पार्ट फर्स्ट है, परिचय है, छोटा सा टॉपिक है। हम अर्थशास्त्र क्यों, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। उपभोग, उत्पादन, वितरण क्या है, इसके साथ साथ हमने अध्ययन भी किया कि उपभोक्ता क्या है, विक्रेता क्या है, उत्पादक क्या है, कर्मचारी क्या है, नियोक्ता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक लाभ के लिए काम होता है। इससे पहले हमने पढ़ा एडम स्मिथ कौन थे, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्र के जनक थे। अल्फ्रेड मार्शल ये आधुनिक जन्मदाता हैं, आधुनिक प्रवर्तक हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। जीवन के सामान्य कारोबार के संचार में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, मैंने बताया। इसके आधार पर ये परिभाषा का निर्माण हुआ, इसको हमने अच्छे से 2-3 बार पढ़ा, आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट आज कंप्लीट होता है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से बड़ी आसान शब्दों में ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मुझे बताएं कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करूँगा। थैंक यू गाइज़।